पोटेंशियल एनर्जी। कल हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत, कि वो कितना वर्क कर सकता है, वो उसकी एनर्जी है। फिर मैंने आपको बताया एनर्जी की बड़ी किस्में हैं, लेकिन दो बड़ी किस्में, एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी पोटेंशियल। कल हमने पढ़ी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जो बॉडी चल रहा होता है ना, जैसे जमीन घूम रही है, चांद घूम रहा है, दरियाओं का पानी भी चल रहा है, हवा चलती है, पंखा चल रहा है, मोटर, यानी कि कोई भी चीज जो मोशन कर रही है, उसकी मोशन के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आज हम उसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी में, किसी भी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ क्या हुई, द एनर्जी प्रेजेंट इन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी। अब ये जो लफ्ज मैंने यूज किया है ना, पोजीशन, ये इसका मतलब ये है कि वो जमीन से कितना ऊपर है या जमीन के कितना पास है, ये उसकी पोजीशन होती है। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर चलते जाएंगे उसकी पोजीशन जमीन से क्या होती जाएगी, और उसके अंदर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। और जैसे जैसे हम जमीन के पास आते जाएंगे उसकी पोजीशन कम होती जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी। अब ये तो हमें पता चल गया कि पोजीशन क्या है। अब ये एनर्जी उस जिस्म में आई कहां से, एक ईंट है, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ये ईंट ऐसे जमीन के ऊपर पड़ी हुई है तो इसकी पोजीशन यहां पे 0 है, मतलब ये कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पे क्या है, 0। अगर हम इस ईंट को उठा के किसी दीवार के ऊपर रख दें, ये दीवार है, अब इस ईंट को उठा के यहां पे रख देता हूं मैं, ये ठीक है, तो अब ये ईंट जो है ये जमीन से इतनी ऊंचाई पे है, h ऊंचाई पे, हाइट पे, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, इसके अंदर एनर्जी आ गई। एनर्जी असल में क्या होता है, वर्क डन। एनर्जी असल में क्या होता है, वर्क डन। और वर्क क्या होता है, किसी जिस्म पे फोर्स लगाएं और वो क्या करे, फासला तय करे। अब ये ईंट है, ईंट को उठाने के लिए जो हम फोर्स लगाएंगे वो ईंट के वजन के बराबर होगी। अगर ईंट का वजन 2 किलो है, ईंट का मैस जो है वो 2 किलो है, तो 2 किलो का मतलब ये है कि हम 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तब ईंट को हम उठाएंगे। अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते रहो तो ईंट नहीं ऊपर जाएगी। ठीक है, अब ईंट को हमने यहां से उठाया, फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने के बाद उसने ये फासला तय किया। इसका मतलब ये है कि हमने ईंट के ऊपर क्या किया, वर्क किया। नहीं समझाई, यहां पे ईंट पड़ी हुई है, इस ईंट को यहां से उठाएंगे तो फोर्स लगाएंगे ना, फोर्स लगाने के बाद उसको यहां पे रखा है तो उसने फासला तय किया। तो अगर किसी जिस्म पर फोर्स लगाएं और वो जिस्म फोर्स की सिमत में फासला तय करे तो क्या होता है, वर्क होता है।
तो जब मैंने ईंट को यहां से उठा के एच बुलंदी पे रखा तो वर्क हुआ। ये जो वर्क मैंने अपने हाथ से ईंट को उठा के दीवार पे रखने में किया है ना, ये वर्क इस ईंट के अंदर स्टोर हो गया है एनर्जी बन के, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? नहीं समझ आई? अब ये एनर्जी इसके अंदर पड़ी हुई है जो हमने लगा के इसको ऊपर रखा है। जैसे ही इस ईंट को यहां से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, छेड़ेंगे, तो जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर है ये हमें वापस करे, नीचे वापस जमीन पे आए। ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही? फिर भी फोर्स लगेगी, जमीन की फोर्स, जमीन उसे अपनी तरफ खींचेगी और ये फासला तय करेगी। तो जो एनर्जी हमने उसको दी है वो वापस करेगी, नीचे कोई भी चीज पड़ी हुई है वो टूट जाएगी। समझ आ गई? तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? किसी भी जिस्म की उसकी पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि P डॉट E, पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके इक्वल हुई? ये इक्वल हुई वर्क के। क्योंकि हमने कल पढ़ा है सारी एनर्जियां जो होती हैं वो वर्क के इक्वल होती हैं। और वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो इसकी क्या है? हाइट है। तो डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हाइट। और जो हमने फोर्स लगाई है, फोर्स वो ईंट के किसके बराबर है? वेट के बराबर। और वेट जो होता है वो आपको पता है mg के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस फोर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? mg। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आई? mgh की। टाइप्स तो हमने पढ़ी कि एनर्जी की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पढ़ने लगे हैं एनर्जी की हालतें। जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो ही मेजर है, लेकिन उनकी आगे जो छोटी छोटी ब्रांचेज है ना वो हम पढ़ने लगे। ठीक है, एनर्जी किस किस हालत में कैसे कैसे पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है, पहली जो फॉर्म है इसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये अब हमने चैप्टर भी एक पढ़ा है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन करना। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन करना। यानी कि काइनेटिक एनर्जी है ना, जो चीज मूव करती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की टाइप हुई। तो मैकेनिक्स क्या हुई? एनर्जी की ऐसी टाइप जिसमें हम मोशन का मुताला करते हैं, चीजों की हरकत का क्या करते हैं? मुताला करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है? वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स की, अशिया की मोशन होती है, हरकत होती है, हम क्या करते हैं? उसका मुताला करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? अशिया की हरकत का मुताला करते हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल एक मोटरसाइकिल चल रही है तो हम उसका मुताला दो चीजों से कर सकते हैं। नंबर एक, वो कितनी स्पीड से चल रही है। नंबर दो, मोटरसाइकिल किस वजह से चल रही है। तो स्पीड नोट करनी है तो आप इंजन का मीटर का यूज इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने ये देखना वो किस वजह से चल रही है तो वो इंजन की वजह से चल रही है। तो ये मैकेनिक्स है जो हमें ये बताती है कि चीजें जो है वो हरकत कैसे करती हैं और वो क्यों कर रही हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी दूसरी। तो हीट एनर्जी क्या हुई? हीट एनर्जी
एनर्जी की ऐसी टाइप है, ऐसी फॉर्म है जो किसी गर्म जिस्म से प्रोड्यूस होती है। जितनी भी हॉट बॉडीज है ना, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? हीट। जैसे सन है, सूरज है, ये गर्म है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट है, तो इससे क्या निकलती है? हीट निकलती। आग है, इसी तरह कोई भी ऐसी जो गर्म चीज है, उससे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट एनर्जी क्या हुई? हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज। तो हीट एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है? हॉट बॉडी से। गर्म अशिया से हीट की एनर्जी पैदा होती है, गर्म अशिया से। अब दुनिया में सबसे ज्यादा ये जो हमारी जमीन है, इसमें सबसे ज्यादा जो हीट की एनर्जी है वो हम कहां से रिसीव करते हैं? सूरज से, ठीक है, सूरज से हासिल करते हैं ना। तो सन क्या हुआ? सन क्या हुआ? ये बिगेस्ट सोर्स है। अब ये ऑब्जेक्टिव आपने याद रखनी है। सूरज सबसे बड़ा जरिया है किसका? ऑफ हीट एनर्जी ऑन अर्थ। जमीन के ऊपर जो सूरज है, ये हीट एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है। तीसरी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे तो आप वाकिफ ही हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जिससे पंखे, बल्ब, फ्रिजें, घर के अंदर सारी चीजें चलती हैं, तो ये एनर्जी पैदा कैसे होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्जेस की मोशन से पैदा होती है। किसकी मोशन से? अब आपने चार्ज पड़े हुए हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ऐसे चल के जाते हैं, तो जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं पंखा चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, एसी, फ्रिज, जो भी घर की अप्लायंस है उनको चलाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस की मोशन से ये प्रोड्यूस होती है। और ये हमें पैदा मिलती कैसे कैसे है? बैटरी से मिलती है, जनरेटर से मिलती है, सेल से मिलती है, ये तो पता है ना। इसके सोर्सेज क्या हैं? तो सोर्सेज क्या हुए इसके? सोर्सेज इसके हुए बैटरी, जनरेटर, सेल वगैरह वगैरह। तो ये इसके सोर्सेज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? समझ आ भी रही है? नहीं समझ आ रही है ना? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसीलिए मैं ये चाह रहा हूं कि हम इसके बारे में जानते हो कि ये चीजें क्या हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको पता हो। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा हिंट बता रहा हूँ कि ये एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं ये वाले हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, क्वेश्चन पूछना है फौरी तौर पे। तो साउंड एनर्जी, साउंड कैसे पैदा होती है? जब आप बोलते हैं, कभी आपने गौर किया आवाज कैसे पैदा होती है? या जो बंदा विसल बजाता है, विसल देखी हुई है ना, देखा आवाज कैसे पैदा होती है? साउंड हमेशा वाइब्रेशन से पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? कोई भी चीज जब वाइब्रेट करेगी ना ऐसे ऐसे, तो उसकी वाइब्रेशन से क्या पैदा होगी? जब हम बोलते हैं तो हमारी जुबान जो है ना वो वाइब्रेट कर रही होती है। ऐसे ही है, जो बंदा विसल बजा रहा होता है उसके अंदर एक छोटा सा पत्थर होता है, वो भी वाइब्रेट करता है।
जो पियानो बजाता है उसके अंदर हवा की वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो ये साउंड क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। तो एनर्जी इट्स प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। किसी जिस्म की वाइब्रेशन से पैदा होने वाली एनर्जी। तो जब कोई भी जिस्म वाइब्रेट करता है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं वो साउंड एनर्जी है, वो आवाज है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है लाइट एनर्जी। तो लाइट कैसे पैदा होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है क्वांटम, बोहर मॉडल में। वो जो क्वांटम है वो लाइट का सबसे छोटा पैकेट है, ठीक है। तो जब वो क्वांटम काफी ज्यादा इकट्ठे हो जाएं तो हमें चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो लाइट कैसे पैदा होती है, ड्यू टू द मोशन ऑफ फोटॉन्स, ड्यू टू द मोशन ऑफ फोटोन जो होते हैं इन्हें क्वांटम कहते हैं। जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, बोहर मॉडल में E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, ये पढ़ाया हुआ है ना, मैंने आपको पढ़ा हुआ है ना हमने बोहर मॉडल में। तो ये जो आपके पास चीज है जिसको आप क्वांटम कहते हो, इसको हम कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ फोटॉन्स, इट प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो ये एनर्जी फोटॉन्स की मोशन की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी। अब हमारी जमीन पे सबसे ज्यादा लाइट कहां से मिलती है, तो सूरज जो हुआ वो सबसे बड़ा जरिया हुआ, लार्जेस्ट सोर्स हुआ लाइट एनर्जी का ऑन अर्थ। तो सन क्या है, सन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी ऑन अर्थ। अब ये जो लाइट है, ये जो लाइट है ये हमें किस चीज में हेल्प देती है, देखने में। अगर लाइट ना हो तो हम चीजें देख सकते हैं नहीं। तो दूसरा, एक तो हो गया सन लार्जेस्ट सोर्स है, दूसरा लाइट हेल्प क्या करती है, लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, चीजों को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल एनर्जी। कभी आपने गौर किया है कि आप लोग जो खाना खाते हैं वो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कभी इस चीज के ऊपर देखा है कि जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, फिर वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है जिससे हमारी ग्रोथ होती है। तो हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। हमारे जिस्म में क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं वो छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलके बना है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है, मैदा है, वो उसको तोड़ के मालिक्यूल क्या करता है, अलग-अलग, और फिर उन मालिक्यूल्स को जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे इस्तेमाल करता है, और जो वेस्टेज होती है वो हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह लोहे को जो जंग लगता है, अगर हम एक लोहे को पॉलिश ना करें, रंग ना करें और उसको हवा में रख दें तो 4, 5, 6 या 7 दिन बाद देखो आप उसको जंग लग जाता है। जो रस्टिंग होती है
वो उस लोहे का हवा के साथ क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही? तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी क्या है, केमिकल रिएक्शन से हासिल होने वाली एनर्जी। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पैदा होने वाली एनर्जी। तो ये हमें कहाँ कहाँ यूज हम कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। और इसका यूज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। और हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पेंट बनते हैं जो, ठीक है, पौधे सूरज की रोशनी में केमिकल रिएक्शन करके अपना खाना तैयार करते हैं, फल तैयार करते हैं, सब्जियां तैयार होती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनसे एनर्जी मिलती है। तो जो पौधे में केमिकल रिएक्शन से एनर्जी है, वो फल बन गया या सब्जी बन गई, या वो उसने अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूज कर। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में एटम के बारे में पढ़ा है कि कोई भी एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं। ठीक है, यानी कि लेट्स से कि ये हमारे पास कोई भी एक एटम है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर फंडामेंटल दो पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, हम दो न्यूक्लियस को जोड़ सकते हैं या फिर एक न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या हुई, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से जो एनर्जी हमें हासिल होती है तोड़ने से या फिर जोड़ने से, उसे हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब मैंने दो बातें कही कि हम एटम को तोड़ भी सकते हैं और एटम को जोड़ भी सकते हैं। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी हुई ये दो तरह की हुई, एक हुई न्यूक्लियर फिशन एनर्जी, फिशन, और एक हुई फ्यूजन एनर्जी। फिशन एनर्जी की एग्जांपल है एटम बम। क्या होता है कि एक एटम का हम न्यूक्लियस लेते हैं, उसको किसी तरीके से तोड़ देते हैं। जब हम किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है। अब एक अंदाजा मैं आपको देता हूं, अगर हमारे पास 30 लाख किलोग्राम कोयले हो, कोयला समझते हो ना, कितना हो, 30 लाख किलोग्राम कोयला हो, उसको आप जला के उसकी आग बना लो, उसकी जितनी हीट पैदा होगी उसको आप नोट कर लो। अब दूसरी तरफ 1 किलोग्राम न्यूक्लियस को तोड़ दो, दोनों की हीट आपस में क्या होगी, बराबर होगी। नहीं समझ आई? तो दुनिया में 30 लाख किलोग्राम कोयला जलाने से जितनी हीट हम हासिल करते हैं उतनी हम कहां से हासिल करते हैं, 1 किलोग्राम न्यूक्लियस से। उतनी हम 1 किलोग्राम कहां से हासिल करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और जब न्यूक्लियस टूटता है तो हीट पैदा होती है। अब साइंटिस्ट करते क्या हैं, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं,
उन्होंने एक रिएक्टर बनाया होता है कंक्रीट का, उसके अंदर न्यूक्लियस रखते हैं, उसको तोड़ते हैं, उस वहां से क्या निकलती है, हीट। उसके ऊपर रख देते हैं पानी, पानी के बड़े बड़े टैंकर। जैसे ही वो हीट पानी को पड़ती है, पानी स्टीम बन जाता है। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर से स्टीम निकलती है ना प्रेशर के साथ बाहर, ऐसे ही जब उस टैंकर के अंदर स्टीम जो इकट्ठी हुई है, जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो वो बड़े प्रेशर से निकलेगी। ठीक है, वो स्टीम जब प्रेशर से निकलती है, उसके ऊपर जनरेटर रख देते हैं। जनरेटर का पंखा घूमता है, जनरेटर चलता है और क्या पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको हम इस तरीके से बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम एटम बम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके अंदर ये एनर्जी कौन सी इस्तेमाल होती है, न्यूक्लियर फिशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होती है, न्यूक्लियर फिशन एनर्जी। क्या है, एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को तोड़ने से जो एनर्जी हासिल होती है। अब ये जो न्यूक्लियर फिशन एनर्जी है, इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। साइंसदानों को तरीका आ गया कंट्रोल करने का, जिस वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए। पाकिस्तान में भी कैनब के मुकाम पे हमने बनाया हुआ है, कराची पे। ठीक है, चश्मा नाम है जगह का, और एक कैनब जगह का नाम है, जहां पे हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हुआ है बिजली बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए अभी तक किसी साइंसदान ने हिम्मत नहीं की इसकी एनर्जी को कंट्रोल करने की। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस जुड़ते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो जब कोई न्यूक्लियस टूटेगा, फिर भी क्या निकलेगी, हीट। और जब कोई न्यूक्लियस जुड़ेंगे, फिर भी क्या निकलेगी, समझ आ गई। लेकिन जब न्यूक्लियस टूटता है तो थोड़ी हीट निकलती है, जब न्यूक्लियस जुड़ता है तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है। जो सूरज हमें नजर आता है ना, जिसकी तपश हमारे तक पहुंचती है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। वो कौन सा रिएक्शन होता है, उसमें न्यूक्लियस जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जो हीट पैदा होती है वो हम तक पहुंचती है। अब अंदाजा लगा लो कि जब न्यूक्लियस जुड़ेंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी जमीन के ऊपर। ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस बाय ज्वाइनिंग, ठीक है, ऑफ टू और मोर न्यूक्लियस। दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस को जोड़ने से हासिल होने वाली एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, फ्यूजन एनर्जी। समझ आ गए।